जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। आइए अभ्यास करते हैं स्टैटिक जीके के 20 प्रश्नों का। और ये जो प्रश्न होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो आप यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई, एसएससी लेवल का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, तो सबके लिए ये मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं शुरू करता हूं आज का मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और बहुत नए क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न के साथ में क्या कहा गया कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों, हमको बताना है कि कंप्यूटर डाटा में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है। आपके ऑप्शन है निबल, ब्लॉक, बाइट या बिट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बिट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड सबसे फेमस है, तो ट्यूरिंग अवार्ड आपके एग्जाम में आता है। तो ये जरूर याद रखना, ट्यूरिंग अवार्ड ये कंप्यूटर में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दिया जाता है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, कंप्यूटर का जनक किसको माना गया है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, चार्ल्स बेबेज। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया? हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है यूरेनस, वीनस, नेपच्यून या शुक्र। यहाँ पे वीनस और शुक्र एक ही ग्रह होते हैं, यहाँ पे आप इसको बुद्ध कर लीजिए। तो आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। सही जवाब क्या होगा? यूरेनस, जिसको अरुण कहा जाता है, अरुण। अरुण या यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको कोल्ड प्लैनेट, साथ साथ हिम दानव भी कहा जाता है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आए कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहा गया, तो अरुण ग्रह को ही लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्सेल ने की थी, विलियम हर्सेल। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि अरुण ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्सेल ने की थी। ठीक है दोस्तों, और इसको सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका वीनस। वीनस जो है ये शुक्र ग्रह का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और शुक्र ग्रह का दूसरा नाम होने के साथ साथ मैं बता दूं, इसको हम सबसे सुंदर ग्रह भी बोलते हैं, हॉट प्लैनेट कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है ना, भोर का तारा इसको कहा जाता है। और साथ साथ इवनिंग स्टार, सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, भोर का तारा और सांझ का तारा, ये शुक्र को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह भी माना जाता है, वीनस। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी आकाश गंगा में है? तो आप याद रखिएगा, उसका नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे इसको कहा जाता है। तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में आता है। ठीक है, याद रखना कि हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है। जवाब होगा मिल्की वे। और मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला कहा जाता है, दुग्ध मेखला। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आंसर होगा आपका यूरेनस। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी आता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय आपके ऑप्शन है जिनेवा, लंदन, बर्न स्विट्जरलैंड या लुजाने। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय जो है ना दोस्तों, ये आपका बर्न में है, और बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब होता है? तो हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस होता है। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस कब होता है? तो एक दिन बाद। तो भारत में तो होता है 10 अक्टूबर को, और दुनिया में कब होता है? तो 9 अक्टूबर को। तो ये दोनों याद रखना, काफ़ी आता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये बर्न स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है लंदन। लंदन में ना कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। और लंदन में एक मुख्यालय और आप याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, इसका मुख्यालय भी लंदन में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय भी लंदन में है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया लुजाने। लुजाने में ना कौन सा मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति।
तो कभी क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लुधियाना में है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो ये आपसे काफ़ी पूछा जाता है। जिनेवा में तो आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा विश्व व्यापार संगठन, तो ये भी आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी आपको याद रखना। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय, वो सब आपके जिनेवा में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय, आंसर होगा ऑप्शन सी बर्न, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस पत्तन को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों डायमंड हार्बर भारत के किस बंदरगाह को कहा गया, आपके ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, विशाखापत्तनम या कोलकाता। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कोचीन, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन से बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया, आंसर होगा कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह की मैं बता दूं, ये भारत का स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है, स्थल अवरुद्ध बंदरगाह। ठीक है, जो डॉल्फिन नोच पहाड़ी है ना आंध्र प्रदेश में, उससे घिरा हुआ है। तो डायमंड हार्बर पूछा गया था, आंसर होगा कोलकाता। ठीक है दोस्तों कोलकाता के बारे में बता दूं, कोलकाता शहर को ना सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। ये किस शहर को कहा गया, कोलकाता को। और कोलकाता पत्तन को कहा गया डायमंड हार्बर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है, आपके ऑप्शन 21 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 दिसंबर या 10 दिसंबर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 अक्टूबर को कौन सा होता है, तो वृद्धजन दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओल्ड पर्सन डे होता है। तो वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, ये भी आप याद रखना। साथ साथ 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस होता है, 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। और दूसरा 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है, 10 दिसंबर को। तो ये जो दिवस लिखे गए थे मैंने सब बता दिए आपको, इनको नोट डाउन करते रहिएगा। हमसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 21 सितंबर। अगला प्रश्न, धुनुची किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है। दोस्तों धुनुची की मैं बात करूं तो धुनुची ये अपने हाथ में एक बाउल लिया जाता है, बाउल में एक वो जलाई जाती है अंगारा उसमें, और उसको धुआं किया जाता है। आप इसको ना कई सारी मूवी में देख सकते हैं, जैसे एक वो मूवी आई थी रामलीला, अर्जुन सिंह किसकी थी वो, तो वो थी रणवीर सिंह की। तो उसमें धुनुची डांस दिखाया गया था। तो धुनुची डांस ना ये दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है, पश्चिम बंगाल का डांस है। ठीक है, धुनुची बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब आता है एग्जाम में, इसको नोट करिएगा। पश्चिम बंगाल के मैं आपको 2 डांस और बता देता हूँ। देखो पश्चिम बंगाल में ना महिलाएं अपने बच्चों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपवास रखती हैं, और उस दौरान एक नृत्य होता है व्रता। तो व्रता नृत्य जो होता है ना, वो पश्चिम बंगाल का डांस है। पश्चिम बंगाल में एक डांस और होता है गंभीरा, गंभीरा डांस, तो ये भी काफ़ी फेमस है गंभीरा। गंभीरा के अलावा लाठी बहुत आता है एग्जाम में, लाठी, लाठी नृत्य। और सबसे इम्पोर्टेंट बाउल, तो बाउल नृत्य भी ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो व्रता, गंभीरा, लाठी, बाउल, ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं असम की, तो असम का एक बड़ा फेमस लोक नृत्य है बुगुरुम्बा। तो बुगुरुम्बा डांस कहाँ किया जाता है, तो असम में किया जाता है। और साथ साथ आप याद रखिएगा तबल चोंगली, तबल चोंगली डांस, तो ये भी असम का डांस है। और असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम सतरिया। तो सतरिया नृत्य ये आपका असम का ही डांस है, और ये क्लासिकल होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमसे प्रश्न में धुनुची पूछा गया था, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न क्या कहा गया, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों इम्परफेक्ट के बारे में बताऊं आपसे, तो भारत के क्रिकेटर थे जिसका नाम था संजय माजरेकर। संजय माजरेकर पूर्व क्रिकेटर हैं, और इनकी आत्मकथा का नाम है इम्परफेक्ट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों आर अश्विन भारत के क्रिकेटर हैं, इनकी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट। तो कभी क्वेश्चन आए कि आई हैव द स्ट्रीट किसकी आत्मकथा है, तो जवाब होगा आर अश्विन की। शिखर धवन की कौन सी है, द वन, शिखर धवन की आत्मकथा द वन है। शिखर धवन भी भारत के क्रिकेटर हैं। और कपिल देव की है क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल। तो ये किसकी आत्मकथा है, तो कपिल देव की। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कपिल देव की आत्मकथा है क्रिकेट माई स्टाइल, और शिखर धवन की दाबन, आर अश्विन की आई एफ द स्ट्रीट, और संजय माजरेकर की जवाब होगा इम्परफेक्ट। अगला प्रश्न क्या कहा गया, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा, ये हमें बताना है। दोस्तों श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत की जलीय सीमा इसके साथ लगती है, तो हमें बताना है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल गलत आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। दोस्तों क्या आपको पता है कि वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताइएगा, विलियम मॉर्गन ने किया था। वॉलीबॉल का जो आविष्कार है ना, विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप याद रखना, आपसे काफ़ी पूछा जाता है। वॉलीबॉल का आविष्कार विलियम मॉर्गन ने किया था, और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। दोस्तों मैं बात करूं श्रीलंका की, अगर क्वेश्चन आए श्रीलंका की राजभाषा क्या है, तो श्रीलंका में सिंगली भाषा बोली जाती है, सिंगली पूछ लेता है आपके एग्जाम में, सिंगली भाषा। और श्रीलंका बौद्ध धर्म का मानने वाला देश है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। श्रीलंका के बारे में बता दूं, यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, महावेली गंगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। और श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, तो ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था, तो बास्केटबॉल के बारे में क्वेश्चन में बताइएगा कि कौन थे जिन्होंने बास्केटबॉल को बनाया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, ये जरूर क्वेश्चन मुझे आप कमेंट में कीजिएगा, बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस शहर को दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों दक्कन के पठार की रानी कहा जाता है, आपके ऑप्शन है शिलोंग, अहमदाबाद, पांडिचेरी या पुणे। आंसर होगा पुणे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। पुणे शहर को दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अहमदाबाद की बात करूं तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ लेता है। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा गया, तो शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो दक्कन की रानी पूछा गया था, ऑप्शन बी पुणे सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन कौन सा है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की ना 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, फ्रेंच, रसियन, इंग्लिश, ठीक है, दूसरा चाइनीज, अरबी और स्पेनिश। तो अब आप देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, रसियन है, अंग्रेजी है, चाइनीज है, अरबी है और स्पेनिश है। तो कौन कौन से हैं, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, लेकिन जर्मन नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा। अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन, ये भी गलत हो जाएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तो देखो फ्रांसीसी भाषा, रूसी भाषा, अंग्रेजी भाषा और चीनी भाषा, अरबी और स्पेनिश, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, 24 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में है, तो न्यूयॉर्क शहर में है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र वर्षा या आम्र बौछार कहा जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आम्र वर्षा की मैं बात करूं तो मानसून से पहले की वर्षा होती है, प्री मानसून सोवर होता है ये, और ये आम की खेती के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। जब ये वर्षा होती है तो आम जो है वो फूलने लगता है, उसमें मिठास बढ़ जाती है, उसका रंग अच्छा हो जाता है। तो ये केरल और कर्नाटक, तो जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल और कर्नाटक में होती है आम्र वर्षा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये प्री मानसून वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखें, आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा के मौसिन शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये एक बार पूछा गया था एसएससी में कि मानसून किस भाषा का शब्द है, आंसर होगा अरबी भाषा का, और अरबी भाषा के मौसिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हमसे पूछा गया था आम्र वर्षा का संबंध केरल और कर्नाटक में। अगला प्रश्न क्या कहा गया, दोस्तों अगर मैं बात करूं केरल और कर्नाटक दोनों ही पश्चिमी घाट के राज्य हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और केरल जो है ना, इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की नोडल एजेंसी जो साइबर हमलों और सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती है, कौन सी है। दोस्तों भारत में अगर साइबर हमला होता है तो साइबर हमलों को रोकने की जो जिम्मेदारी है वो है CERT,
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है CERT। ठीक है, सर्ट इसको कहा जाता है। क्लियर। और ये भारत के दूरसंचार मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। नहीं नहीं, मीटी, मीटी के अधीन कार्य करती है। मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी के अधीन ये कार्य करती है, याद रखना। और साइबर हमलों के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर है? 1930, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? गणगौर उत्सव जो भगवान शिव एवं पार्वती को समर्पित है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, गणगौर उत्सव भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रतीक माना जाता है, उनके मिलन का प्रतीक है। और ये हर साल होता है आपका अप्रैल के माह में। तो ये राजस्थान में होता है। ठीक है, जो 16 से 18 दिन तक मनाया जाता है ये। तो राजस्थान का त्यौहार है गणगौर उत्सव। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, राजस्थान के मैं आपको 3 डांस बता देता हूँ जो काफ़ी आपके एग्जाम में आते हैं। कालबेलिया बहुत पूछता है राजस्थान का, कालबेलिया डांस, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। दूसरा 13 ताली बहुत आता है एग्जाम में, 13 ताली, तो ये भी काफ़ी पूछता है। सुई सिनी बहुत आता है आपके एग्जाम में, सुई सिनी। ठीक है, कठपुतली बहुत आता है आपके एग्जाम में, कठपुतली, तो ये भी आप याद रखना, कठपुतली, सुई सिनी। ठीक है, चरी बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। गींदड़ बहुत आता है आपके एग्जाम में, गींदड़। ठीक है, गैर बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, गैर। तो ये सारे डांस कहाँ के हैं? ये राजस्थान के डांस हैं, और राजस्थान का ही त्यौहार है गणगौर उत्सव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का डांस याद रखना, नाटी और झाली। नाटी और झाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। झारखंड में तो आप जानते हैं सरहुल उत्सव होता है, सरहुल डांस भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? आपके ऑप्शन है पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पोमोलॉजी क्या है, तो पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट होता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पीडोलॉजी ये मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, झाड़ी पेड़ पौधे सब इसमें आ जाते हैं। तो डेंड्रोलॉजी में पेड़ पौधों का अध्ययन हम करते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। ठीक है, एंथोलॉजी फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो वो है रेफलिसिया। रेफलिसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, बड़ा है। और सबसे छोटा फूल वो है बुल्फिया, बुल्फिया सबसे छोटा फूल है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। और एक फूल और याद रखिएगा, जीनिया। जीनिया वो फूल है जो अंतरिक्ष में सबसे पहली बार उगाया गया था। तो कभी क्वेश्चन आए कि अंतरिक्ष में सबसे पहली बार कौन सा फूल उगाया गया? जीनिया उगाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? नई दिल्ली का लोटस टेम्पल, कमल मंदिर का रूपांकन किस वास्तुकार द्वारा किया गया था? दोस्तों, कमल मंदिर ये आपका नई दिल्ली में है, और इसके वास्तुकार कौन थे? आपके ऑप्शन लुटियंस, फरीबर सहवा, अमानत खान सिराजी या जॉर्ज बिटेट। सही जवाब क्या होगा आपका? एडविन लुटियंस बिल्कुल गलत जवाब है। सही आंसर होगा आपका फरीबर्ज सहवा। फरीबर्ज सहवा ये लोटस टेम्पल के वास्तुकार हैं। ठीक है, और ये ईरान के थे। ठीक है, ईरान के वास्तुकार थे फरीबर्ज सहवा, और इन्होंने दिल्ली में कमल मंदिर बनाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अमानत खान सिराजी। अगर क्वेश्चन आए कि ताजमहल पर कुरान की आयतें किसने लिखी, तो ताजमहल पर जो कुरान लिखा गया है ना, तो वो जवाब होगा अमानत खान सिराजी ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। जॉर्ज बिटेट वो व्यक्ति है जिसने गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन ये जॉर्ज बिटेट के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखें। एडविन लुटियंस राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया था लोटस टेम्पल, फरीबर सहवा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? यूरोप का सबसे बड़ा एवं व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत आपके एग्जाम में रिपीट होता है, कई एग्जाम में रिपीट होता है। अभी लास्ट टाइम भी कई एग्जाम में मैंने देखा, तो ये आप याद रखना। यूरोप का सबसे बड़ा एवं व्यस्तम बंदरगाह रोटरडम बंदरगाह, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और रोटरडम बंदरगाह राइन नदी पर है। राइन नदी वही नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती थी। और रोटरडम बंदरगाह जो है ना, ये नीदरलैंड में है, ये भी आप ध्यान रखना, नीदरलैंड। ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह। ठीक है, राइन नदी पर है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया हैम्बर्ग बंदरगाह, ये जर्मनी में है, जर्मनी। और ये एल्ब नदी पर है। कौन सा? एल्ब नदी, एल्वे, एल्वे रिवर पर स्थित है हैम्बर्ग। हमसे पूछा गया था यूरोप का सबसे बड़ा एवं व्यस्तम बंदरगाह, ऑप्शन ए रोटरडम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
आइसलैंड की राजधानी किस शहर में है? दोस्तों आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है वर्न, रेक्जाविक, अंकारा या बुडापेस्ट। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, रेक्जाविक आइसलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अंकारा ये तुर्की की राजधानी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बुडापेस्ट आप जानते हैं हंगरी की राजधानी है, और बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, याद रखना स्विट्जरलैंड की राजधानी वो है आपकी बर्न। ठीक है, हमसे पूछा गया था आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक, आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है? दोस्तों अगर हम बात करें अलिखित संविधान की, आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही जवाब ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है वो अलिखित संविधान है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ब्रिटेन जिसका नाम है ना, उसमें कितने देश हैं? तो 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स और आपका स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, तो ये भी आप याद रखना। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ब्रिटेन कहा जाता है। अगर इसमें मैं शामिल कर लूँ उत्तरी आयरलैंड, तो ये हो जाएगा आपका यूके। यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इसमें 4 देश आते हैं। तो इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड आता है। ये 3 आपके ब्रिटेन के भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस देश का संविधान अलिखित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटेन। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया में सबसे पहले संविधान किसने बनाया था, तो अमेरिका ने बनाया था। भारतीय संविधान की मैं बात करूं, तो भारतीय संविधान को अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान हिंदी भाषा में किसने लिखा, भारत का संविधान हिंदी भाषा में किसने लिखा है, तो जवाब होगा बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया। बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है और ये हिंदी में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया? झांसी की रानी कविता रचना किसने की है? तो झांसी की रानी कविता, इसकी रचना किसने की? आपके ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या अमृता प्रीतम। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल काव्य संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आप याद रखना, झांसी की रानी कविता की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक हिंदी युग की मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी युग की मीरा किसको कहा गया? जवाब होगा महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को यामा कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लेता है अमृता प्रीतम की बात करूं, तो इनकी आत्मकथा आप याद रखना, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। और अमृता प्रीतम पहली पंजाबी लेखिका मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। हमसे पूछा गया था झांसी की रानी कविता, आपका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ईमेल पते में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ईमेल में ना जो HTTP होता है, इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन कभी आए कि ईमेल के 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका यूज़र नेम, एक होता है आपका डोमेन नेम। @ से पहले का नाम होता है यूज़र नेम और @ के बाद होता है डोमेन नेम। तो ये दोनों आप याद रखना। ईमेल का जनक कौन है? रे टॉमलिंसन ये ईमेल के जनक हैं, और भारत में ईमेल की शुरुआत 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? संदकफू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों मैं बात करूं संदकफू की, तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड या राजस्थान। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है संदकफू, और ये दार्जिलिंग में आती है। पश्चिम बंगाल में ना एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, जो अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी क्वेश्चन आए कि दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, आपसे पूछ लेता है, और ये चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर है आपकी संदकफू चोटी, जो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। तो माउंट सारामती ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की तो आप जानते हैं गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो अरावली रेंज में आती है, गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया उड़ीसा की ना एक खान बहुत आती है आपके एग्जाम में, बादाम पहाड़ की खान, बादाम पहाड़ की खान, और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप याद रखना, बादाम पहाड़ की खान लोहा अयस्क के लिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भारत में उड़ीसा राज्य को ना 6 नदियों के डेल्टा का उपहार कहा जाता है। 6 नदियों के डेल्टा का उपहार उड़ीसा। हमसे प्रश्न में पूछा गया था संदकफू कहाँ की चोटी, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 20 प्रश्नों का अभ्यास मैंने आपको कराया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस के मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।